डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेक्टर्स का कंसेप्ट बताया था और उससे पहले हमने पढ़ा था लीनियर कॉम्बिनेशन। तो आज का जो टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। तो बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस को समझने से पहले आप लोगों को लीनियर कॉम्बिनेशन आना चाहिए और लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं ये सब आना चाहिए। तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जा कर के देख सकते हैं, वो कंसेप्ट मैंने वहाँ पे आपको क्लियरली बताया हुआ है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। तो क्या होता है बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस? लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। A set of vectors v1, v2, vn belongs to V is called a basis of a V if first is vectors are linearly independent and vectors span V। तो क्या होता है हमारे पास में बेसिस? हमारे पास कोई वेक्टर का सेट है, V है कोई, उसमें से हमने वेक्टर्स लिए हैं v1, v2 अप टू सो ऑन vn तक। ठीक है ना, वो कब बेसिस होगा वेक्टर स्पेस का? जब फर्स्ट वो क्या करेगा, लीनियरली जो वेक्टर्स होंगे हमारे पास में वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और सेकंड, जब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो सेकंड क्या होने चाहिए, वो स्पैन होने चाहिए V में। स्पैन का कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है ना, यानी कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनना चाहिए V के फॉर्म में। ठीक है ना, तो इसमें हमारे पास बेसिस में अगर हमारे पास फर्स्ट वाला सेटिस्फाई हो रहा है, मीन्स जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, तभी हम सेकंड वाले पॉइंट को क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है हमारे सेट, या सेट बोल लो या वेक्टर्स बोल लो, वो हमारे वेक्टर्स का जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हम उसे चेक नहीं करेंगे सेकेंड वाले पॉइंट को। ठीक है ना, वो किस कंडीशन में करेंगे, जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो दो पॉइंट हमें याद रखना है बेसिस के लिए। फर्स्ट क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और सेकंड क्या होना चाहिए, वेक्टर्स स्पैन होने चाहिए V में। ठीक है ना, तो क्वेश्चन है यहाँ पे, शो दैट द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस ऑफ R क्यूब। ये हमारे पास वेक्टर्स गिवन है 4 3 2 2 1 0 -1 1 -1। ठीक है ना, ये एक वेक्टर्स का सेट है। ठीक है ना, इसे हमें शो करना है कि ये क्या है, बेसिस है R3 में। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा था कि हमें क्या चेक करना है, जो ये वेक्टर्स हैं ये क्या होने चाहिए, Li होने चाहिए। तो Li के लिए मैंने आपको मैट्रिक्स फॉर्म भी बताया है जिससे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो आता है तो वो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है, और अगर वेक्टर्स हमारे क्या आ जाते हैं, लीनियर जो हमारा वेक्टर्स होते हैं, अगर उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो वो क्या हो जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। तो चलिए चेक करते हैं इसे। तो मैं इसे एक मैट्रिक्स फॉर्म में करती हूँ। मान लेते हैं लेट A एक वो है मैट्रिक्स है। तो ये जो मैंने फर्स्ट एलिमेंट बोला था ये V1 है, V2 है एंड V3। V1 को पहले क्या लिख लो, कॉलम में लिख लो 4 3 2। सेकंड को 2 1 0, इसको -1 1 -1। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेते, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 4 ये हो जाएगा -1 एंड ये +0, फिर -2 लोगे, फिर ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2। ठीक है, फिर ये हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे प्लस होता है बट यहाँ पे माइनस का साइन है, -1 और ये जाएगा 3 × 0 is 0 एंड -2। तो ये क्या आ गया, 4 -1 -2 एंड -5 -1 एंड -2। इसको सॉल्व करोगे, -4 + 10 + 2। ठीक है, तो ये देखो 10 -4 is 6 एंड 6 + 2 is 8। तो ये क्या आया, हमारा नॉन ज़ीरो आया। तो जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A आया वो क्या आया, नॉन ज़ीरो आया। इट मीन्स दैट कि ये जो वेक्टर्स है, जो वेक्टर्स का सेट है वो हमारा क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट इसने बता दिया जो वेक्टर्स हैं हमारे वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब हम चेक करते हैं R³ के लिए कि जो ये हमारा है वेक्टर्स ये स्पैन कर रहा है R³ को या नहीं कर रहा है। चलो देखते हैं। सेकंड क्या है, मान लो लेट x y z बिलोंग्स टू R³, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, x y जो z है, जो वेक्टर है, वेक्टर x y z मान लिया हमने, वेक्टर किसका है, R³ का है। तो हमने
ये 3 डायमेंशन का मैं क्या ले लिया, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ले लिया, जो कि किसे बिलोंग कर रहा है, आर क्यूब को बिलोंग कर रहा है। और वेक्टर्स क्या है, ये 4 3 2 2 1 0 -1 1 एंड -1। तो इसे हम क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो वेक्टर है हमारे पास एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास, मैं स्केलर्स ले लेती हूँ, एंड लेट इसको ये मान लो, एंड स्केलर्स क्या ले लो, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर स्केलर्स, ठीक है ना। तो a इंटू क्या हो जाएगा 4 3 2 फर्स्ट वेक्टर, प्लस b इंटू 2 1 0 सेकेंड वेक्टर्स, एंड थर्ड c इंटू -1 1 एंड -1, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख लेंगे, 4a प्लस 2b प्लस -c, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, -c इक्वल्स टू x, ये हो जाएगा। सेकेंड हो जाएगा 3a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू y, इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड, एंड ये इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर क्या हो जाएगा, ये 2a, b यहाँ पे 0 है तो ये हो जाएगा -c इक्वल्स टू z, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। नाउ इसे अब सॉल्व करेंगे तीनों इक्वेशन को, इसको सॉल्व करके a b एंड c की वैल्यू लेके आना है हमने x y z के टर्म में। अगर x y z के टर्म में आ रही है तो वो हमारा क्या है, वो क्या कर जाएगा, वेक्टर्स स्पान कर जाएंगे आर क्यूब में, ठीक है ना। तो चलो करते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड को क्या कर लो, इसे ऐड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 4a प्लस 3a इज़ 7a प्लस 2b प्लस b इज़ 3b माइनस c एंड प्लस c इज़ 0, देन इक्वल्स टू x प्लस वाई, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लो। फिर नाउ अगेन एडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, तो ये हो जाएगा यहाँ से 3a प्लस 2a इज़ 5a, ये हो जाएगा प्लस b एंड प्लस c इज़ माइनस c इज़ 0 इक्वल्स टू y प्लस z, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। बाय एलिमिनेशन से कर लो या सब्स्टिट्यूशन से कर लो, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन से कर लेती हूँ मैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट जो फिफ्थ इक्वेशन है 7a प्लस 3b इक्वल्स टू x प्लस वाई, ये लिख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो b के साथ में 3 चाहिए क्योंकि इसको हम सेम बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 इज़ 15a प्लस ये कितना हो जाएगा, प्लस 3b इक्वल्स टू 3y प्लस 3z। अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया, एंड 7 माइनस 15 इस कितना होता है, ये हो जाएगा -8a इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 3y प्लस 3z, यहाँ से हो गया -8a इक्वल्स टू x माइनस 2y प्लस 3z, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे a की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/8 x माइनस 2y प्लस 3z, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ से पता चल गई, तो a की वैल्यू जो हमारे पास जो स्केलर आया वो x y z के टर्म में आया है, ठीक है ना। फर्स्ट वाली सेटिस्फाई हो गई, फर्स्ट स्केलर। सेकंड स्केलर हो जाएगा, a की वैल्यू को कहाँ पुट कर लो, इक्वेशन नंबर 4 में, तो ये जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4th इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ से, इसे मैं रब कर ले। अगर मैं इस वैल्यू को रखूँगी इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास a इक्वल्स टू ये है, तो 2 इंटू a इज़ 1/8 x माइनस 2y प्लस 3z माइनस c इक्वल्स टू z। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। a की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर ली, इसको कट कर सकते हो 4, ये बन जाएगा यहाँ से -x
-2 प्लस 2y माइनस का मल्टीप्लिकेशन -3z, और ये 4 इधर लेके जाओगे तो -4c इक्वल्स टू 4z। सीधा सॉल्व कर लिया मैंने यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4c इक्वल्स टू 4z, इस पूरे को इधर लेके चले जाओ, -x माइनस था यहाँ पे प्लस -2y एंड प्लस 3z, ठीक है। तो ये हो रहा है यहाँ से गड़बड़ हो रहा है ना यहाँ पे कहीं पे, -x 4z प्लस, यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे इसको स्टार्टिंग से करेंगे, यहाँ पे देखना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे हमने -3y किया था, तो ये -3y ठीक है, बट ये माइनस किया तो ये प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे सही कर लेना, ये माइनस आ रहा है। तो अब रखना वैल्यू, a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1/8 x माइनस 2y माइनस 3z इक्वल्स -c इक्वल्स टू z। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 टाइम्स -1/4 x माइनस 2y माइनस 3z माइनस c इक्वल्स टू z इम्प्लाइज दैट, ये हो जाएगा यहाँ से 4 को मल्टीप्लाई कर लोगे, ये आ जाएगा यहाँ से -x प्लस 2y प्लस 3z, और ये जाएगा -4c इक्वल्स टू 4z। 4 का मल्टीप्लाई एलसीएम लेके फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब क्या करना है इसे देखो, -4c इक्वल्स टू 4z, ये सब इधर लेके चले जाओ, प्लस x माइनस 2y माइनस 3z, तो ये जाएगा -4c इक्वल्स टू 4z माइनस 3z इज z, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y प्लस z। तो ये आ गया हमारे पास c इक्वल्स टू -1/4 x माइनस 2y प्लस z। तो जो हमारी c की वैल्यू आई है वो आई है -1/4 x माइनस 2y प्लस z। तो हमारे पास a एंड c की वैल्यू हमें मिल गई है। तो आप क्या करना, a एंड c की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन सेकंड या इक्वेशन थर्ड किसी में भी रख के निकाल सकते हो आप b की वैल्यू को। तो ये क्वेश्चन, ये लास्ट वाला आप लोगों के लिए रख रही हूँ मैं कि आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 2 वैल्यूज़ मैंने निकाल दिए, तीसरी वैल्यू आप पुट करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर और नॉट द फॉलोइंग वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस ऑफ आर क्यूब। जो ये वेक्टर्स हैं हमें बताने हैं कि ये क्या बेसिस हैं आर क्यूब के या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे बेसिस के लिए, LI लीनियरली इंडिपेंडेंट है वेक्टर्स या नहीं है। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट फॉर LI, इसको A मान लो, इसको लिख लो 1 1 2, कॉलम में 1 2 5 5 3 4। सॉल्व करेंगे, 1 2 4 द 8 माइनस 15 माइनस 1 4 माइनस 6 प्लस 5 5 माइनस 4। तो ये आ गया हमारे पास -7, 15 8 माइनस 7 माइनस ये कितना हो जाएगा 1 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 1, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास -7 प्लस 2 प्लस 5, तो इसने दे दिया -7 प्लस 7 इज़ 0। तो जो हमारा डिटरमिनेंट आया a का वो कितना आ गया 0। इसका मतलब ये क्या है, हमारा 0 एलिमेंट आ गया। इसका मतलब ये हमारा क्या है, LD है। अगर ये LD है तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। अगर LI होता तो हम बेसिस के लिए सेकंड जो इसका पॉइंट है उसे हम चेक करते। तो इसे हम इससे आगे चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये बेसिस नहीं है आर क्यूब का। जो ये वेक्टर्स है, हैंस द वेक्टर्स आर नॉट अ बेसिस ऑफ आर क्यूब, ये लिख लेना, ठीक है। तो ये है बेसिस को सॉल्व करने का तरीका कि कैसे हम बताते हैं कि ये वेक्टर्स हमारे बेसिस हैं वेक्टर स्पेस के या नहीं है। तो अब कुछ बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड बेसिस की कि स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं। स्टैंडर्ड बेसिस में फर्स्ट स्टैंडर्ड बेसिस है FNF का। FNF मीन्स जहाँ की F क्या है, फील्ड है। फील्ड के ऊपर मतलब जो मैं बताया था, फील्ड के ऊपर ही उसका क्या बना रहा है, सब फील्ड, ठीक है ना। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस है FNF का इन द वेक्टर स्पेस FNF द सेट E1 E2 अप टू सो ऑन En
where E1 equals to 1 0 0 up to so on 0, E2 0 1 0 up to so on 0, En equals to 0 0 up to so on 1. ठीक है, इज द बेसिस ऑफ Fn ओवर F इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड बेसिस. जो ये E1 है, E2 है, En तक है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, शो कर रहा है. ये जितने भी आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं ये क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस है FNF के. ठीक है ना. क्लियरली E1 E2 अप टू सो ऑन En आर Li. ठीक है, जो हमारे स्टैंडर्ड बेसिस है वो क्या होता है, Li होते हैं. एंड एनी वेक्टर V इक्वल्स टू, कोई वेक्टर ले लिया, x1 x2 अप टू सो ऑन xn, a1 a2 कुछ भी ले सकते हो. हमने यहाँ पे x1 x2 ले लिया है जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, Fn को. कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम कैसे वेक्टर मतलब कैसे उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. वेक्टर्स इक्वल्स टू क्या लिख लिया, x1 e1 प्लस x2 e2 प्लस अप टू सो ऑन xn en. क्योंकि यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं वो हैं स्टैंडर्ड वेक्टर्स. ठीक है ना, जो कि क्या कह रहे हैं हम, e1 e2 e3. तो ये वेक्टर्स e1 e2 एंड e3 एंड x1 x2 xn आर स्केलर्स. ठीक है, दस E1 E2 अप टू सो ऑन En इज अ बेसिस. फॉर एग्जांपल हमें स्टैंडर्ड बेसिस निकालना है R2R का, R3R का, R4R का, सेकेंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन एंड फोर्थ डायमेंशन में. तो इसका बेसिस हो जाएगा P1 मतलब R2R का 1 0 0 1. ठीक है, B2 यानी कि R3R का बेसिस जो हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1. R4R का क्या हो जाएगा, सेम 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1. ठीक है, अगर तुम इसको इन बेसिस को वेक्टर्स के फॉर्म में लिखोगे मैट्रिक्स बना करके, तो ये क्या देगा, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट देगा. फिर सेकंड आप इसको चेक करोगे, लीनियरली स्पान बताना है, तो स्पैन के लिए तुम क्या करोगे, इसे सेम वेक्टर्स के फॉर्म में लिखना इनको. ठीक है, x1 x2 x3 x4 वो ले लेना, इसके स्केलर्स ले लेना, तो देखना ये इसका बेसिस बनेगा. ठीक है, x y z के फॉर्म में आ जाएगा ये. तो ये है हमारा स्टैंडर्ड बेसिस FNF का. तो सेकंड स्टैंडर्ड बेसिस है पॉलिनोमियल के ऊपर. सेकंड स्टैंडर्ड बेसिस है PNX मीन्स पॉलिनोमियल का जिसकी n डिग्री है. ठीक है, PNX. Here PNX denotes the vector space of all polynomials of degree at the most n. The set 1 x x square x cube up to so on xn is clearly linearly independent. ठीक है, and generates PNX. किससे जनरेट हुआ है, PNX से. This basis called standard basis of PNX. Example, standard basis of PNX is 1 x x cube x to the power 3 x to the power 4. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस को लिखेंगे PNX का. ठीक है, थर्ड जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो है m क्रॉस n ओवर f मैट्रिक्स का. तो हेयर m कॉमा n डिनोट्स द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n ओवर अ फील्ड f. द सेट ऑफ mn मैट्रिसेस, द सेट ऑफ mn मतलब m इंटू n मैट्रिसेस बनेंगी इसमें. तो क्या हो जाएगा, 1 इस तरीके की मैट्रिक्स. देखो यहाँ पे फर्स्ट रो पे फर्स्ट है, एक एलिमेंट है, फिर एक एलिमेंट है, इस तरीके से क्या है, ये एक एक एलिमेंट यहाँ पे लिखा गया है. मीन्स मैंने यहाँ पे कॉलम, तुम रो में भी रख सकते हो, कॉलम में रखा है, पहले फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम फिर ऐसे करके लास्ट कॉलम पे. ये स्टैंडर्ड बेसिस है m क्रॉस n का ओवर f. Here it should be noted that in each matrix exactly one entry is 1, other are 0. मैट्रिक्स के तुम हर एक कॉलम में देख लो या फिर रो की बात कर लो, क्या होगा, एंट्रीज मतलब क्या होनी चाहिए, एक ही एंट्री होनी चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 एलिमेंट, बाकी सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए. ठीक है, ईच मैट्रिक्स एग्जैक्टली 1 एंट्री. हर एक मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट होगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे. ठीक है ना. तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कैसे बनाएंगे हम. फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ M2,3 यानी कि M2,3 का मतलब क्या है, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है. M यहाँ पे रोज 2 हैं और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम्स है. तो यानी कि M इंटू n कितना हो जाएगा, कितने मैट्रिक्स बनेंगी हमारी, 2 इंटू 3 यानी कि 2 3 जा 6 मैट्रिक्स यहाँ पे हमारी बनेंगी जो स्टैंडर्ड बेसिस की होंगी. ठीक है, तो क्या पहली क्या बन जाएगी, 1 1 0 0 0 0, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है. फिर दूसरी बन जाएगी 0 1 0 0 0 0. ठीक है, तीसरी बन जाएगी 0 0 1 0 0 0. इस तरीके से बना लो, 3 मैट्रिक्स ही हो गई. अब
फर्स्ट 0 0 1 0 0, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट होना चाहिए, 0 0 0 0 1 0 एंड नेक्स्ट 0 0 0 0 0 1। तो देखो एक मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है, बाकी सारा क्या है, 0 है, वो भी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा स्टैंडर्ड बेसिस हो गया M2×3 का। ऐसे ही तुम M2 2 का बना सकते हो, M3 2 का बना सकते हो, इस तरीके से तुम मैट्रिक्स को स्टैंडर्ड बेसिस मतलब बना सकते हो मैट्रिक्स का, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो है कॉम्प्लेक्स। जो स्टैंडर्ड बेसिस है कॉम्प्लेक्स ओवर आर, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का किसके ऊपर, रियल नंबर्स के ऊपर। हेयर CR डिनोट्स द वेक्टर स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ओवर रियल नंबर्स। इट्स स्टैंडर्ड बेसिस इज डिफाइंड टू बी 1 आयोटा। तो जो C/R स्टैंडर्ड बेसिस होता है वो क्या किससे डिफाइन किया जाता है, 1 एंड आयोटा से। तो ये थे हमारे पास 4 स्टैंडर्ड बेसिस। फर्स्ट था FNF, सेकेंड था हमारे पास में PNX, थर्ड था मैट्रिसेस के ऊपर M×N की, और फोर्थ था हमारे पास C/R कॉम्प्लेक्स ओवर रियल नंबर्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मैं आपको करवाऊंगी स्टैंडर्ड बेसिस तक। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होगा हमारे पास थ्योरम्स का, कि थ्योरम को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, उसका प्रूफ कैसे किया जाता है, और एक्सटेंशन ऑफ वेक्टर स्पेसेस एक्सटेंशन ऑफ बेसिस क्या है आपके पास में, उसकी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।